यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसके यहाँ पर मेंटरशिप जो प्रोग्राम था 2026 का, इस जो यूपीएससी एग्जाम होना है आईएएस प्री का 2026 में, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो टेस्ट पेपर चल रहा था इनका मेंटरशिप का, तो यहाँ से इसका टेस्ट नंबर चौथा रहेगा। 3 तक मैं आपको दिखा चुका था पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से, ठीक है। तो टेस्ट नंबर चौथा देखेंगे और यहाँ से इसके देखो पॉलिटी के 85 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ से, हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब किससे संबंधित है। देखो जो स्पाइडर वेब है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है, ये यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विस है, ठीक है, उसके द्वारा संचालित एक गुप्त मिशन था, जिससे विस्फोटकों से लदे यहाँ पर कम जो दूरी के ड्रोन की रूसी क्षेत्र में जो घुसपैठ है उसको कराना शामिल था, ठीक है। इसको लेकर यूक्रेन ने दावा किया था कि इस हमले में 4 प्रमुख एयरबेस पर 41 रूसी जो युद्धक विमान नष्ट हुए थे। तो इसको लेकर क्या न्यूज़ में था ये, तो यहाँ से आंसर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्ष 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया यहाँ पर साइप्रस यात्रा के दौरान इस पर विचार करना है। भारत के प्रधानमंत्री को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी सही क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक रूप से साइप्रस गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यूरोपीय संघ का सदस्य है और तुर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के बीच विभाजित है। दोनों बातें करेक्ट है, सेकंड का आंसर सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में विचार करना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से IBCA की स्थापना की है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य 3 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना। सेकंड बात क्या, सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका जो अधिदेश होगा कि 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का यहाँ पर संरक्षण प्रदान करना। कौन कौन सी, एक तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ठीक है, और चीता, प्यूमा, जगुआर। 4 और 3 7 आपको यहाँ पे नोट कर लेना, तो ये बात गलत हो जाएगी। केंद्र सरकार इस उद्देश्य से वर्ष 2023-24 से 27-28 के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन करेगी, यह किया है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। 1 और 3 बात सही है, आंसर क्या होगा, तीसरे का 2 बातें यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा पर जारी किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का ए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा पर यह जारी किया जाता है। ये क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस सूचकांक द्वारा 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर राष्ट्रों के और राज्य जो क्षेत्र होते हैं उसके सापेक्ष प्रगति को मापा जाएगा। इन संकेतक के लिए यहाँ पर 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, एक तो सामाजिक सुरक्षा, घरेलू और पर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, ठीक है, इसको बताया गया। वर्ष 2025 में राजनीतिक स्थिरता और आतंकवाद और विस्थापन सहित यहाँ पर वैश्विक शांति प्रवृत्तियों को भी प्रकाश डाला गया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहे नतांज फोर्डो है। नतांज फोर्डो क्या है, नतांज फोर्डो जो है ये ईरान की यूरेनियम जो संवर्धन केंद्र, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों द्वारा निशाना बनाया गया था। डी करेक्ट आंसर होगा 5वें का, ठीक है। जो नतांज है ईरान का प्रमुख यूरोपियन जो यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, जो तेहरान से लगभग 135 मील दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और ये जून 2025 में अमेरिकी हवाई हमले से यहाँ पर पूर्व यूरेनियम जो था उसमें 60% शुद्धता जो हथियार थे उसके यहाँ पर बनाया गया था। और फोर्डो जो है ये तेहरान के यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ के नीचे स्थित ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु स्थल में से एक माना गया है, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, 5वें का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नव्या पहल NAVYA, ये पहल के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बालिकाएं नव्या पाठ्यक्रम के लिए पात्र होंगी, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा न्यूनतम योग्यता के रूप में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की पहचान यहाँ पर इसमें की जाएगी, ना कि 12वीं। ये बात गलत होगी, ठीक है। और जो तीसरी बात है, ये परियोजना 19 राज्यों और 27 पूर्वोत्तर और यहाँ पर आकांक्षी जिलों में क्रियान्वयन किया जाएगा इनका, ये पॉइंट एक्स्ट्रा आपको नोट कर देना है। तीसरा, इसमें युवा बालिकाओं को उद्यमशीलता की भावना के साथ आर्थिक स्वतंत्रता विकसित होने का अनुमान होगा। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है। छठे का आंसर 1, 3 सी। क्वेश्चन नंबर 7वां, PMPRANAM पीएम प्रणाम योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना राज्यों को यहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक है उसको उपयोग करने के लिए
कम वैकल्पिक यहाँ पर उर्वरकों को अपनाने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन करने को विकसित की गई है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इस योजना का वित्त पोषण प्रत्येक वर्ष एक समर्पित जो बजट है उसके आवंटन के माध्यम से किया जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका वित्त पोषण रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा की जाने वाली जो मौजूदा यहाँ पर उर्वरक सब्सिडी है उसके यहाँ पर जो बजट से यहाँ पर पेश किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पर परिणाम के लिए कोई अलग बजट यहाँ पर प्रस्तावित नहीं होगा। ये योजना कृषि जैविक अपनाने में सहायक होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा एक और 3 यहाँ से सही है। सातवें का आंसर 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में निम्नलिखित में से विचार करना है इसको। वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक समृद्धि धीमी रही थी और वर्ष 2025 में इसमें गिरावट आने का अनुमान है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। विश्व स्तर पर भारत में सबसे तेजी बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है वॉल्यूम के आधार पर ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट यूपीआई का योगदान 75% से अधिक रहा है। तीसरी बात यहाँ से इसकी क्या होगी, ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रा के हिसाब से ग्लोबल जो रियल टाइम पेमेंट है यूपीआई इसका योगदान 48.5 रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, 2 बात सही है, तो आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के बारे में विचार करना है। भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है, जो वर्ष 2024 की तुलना में 2 स्थान नीचे है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से क्या होगी, सही है। दूसरी बात है 90% से अधिक स्कोर के साथ इसमें आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि आइसलैंड ने सर्वोच्च यहाँ पर 90% से अधिक बोला है, मतलब कितना 92.6%। ठीक है, इसने हासिल किया और लगातार 16 वर्षों में 90% से अधिक लैंगिक समानता स्कोर वाला एकमात्र देश बना हुआ है। सही है। भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण 0.6 अंकों की गिरावट देखी गई है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, तीनों सही है, तो आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के बारे में विचार करना है। ये अधिनियम भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर प्रभावी होता है, चाहे वह मूल रूप से डिजिटल रूप में एकत्रित किया गया हो या बाद में डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया हो। सही, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात है इसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक माना गया और उसके प्रति हानिकारक प्रसंस्करण लक्षित विज्ञापन प्रतिबंध लगाए गए हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया गया। इसके तहत बच्चों के डेटा संसाधित जो करने से पूर्व माता पिता को सत्यापन योग्य सहमति आवश्यक होगी। ठीक है, और नाबालिगों पर लक्षित हानिकारक प्रसंस्करण विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ओनली 1 बात करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2025 में गोवा की पूर्ण कार्यात्मक जो साक्षरता है उसके हिसाब से उपलब्धि के संबंध में आपको विचार करना है। ULLAS है ना, ULLAS जो है इसमें ये क्या है, देखो इसका मतलब होता है कि समाज के सभी के लिए आजीवन शिक्षा को समझना, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए शुरू की गई थी। एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP द्वारा 2019 के अनुरूप है। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जो स्टेटमेंट रहेगा ये क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, ULLAS ऐप द्वारा कई क्षेत्रीय भाषाओं में माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करेगी। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है और उल्लास, इसको उल्लास बोल सकते हो, उल्लास मोबाइल वेब पोर्टल के माध्यम से जो संसाधन है उसमें पहुँच तक यहाँ पर 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। तीसरा, गोवा इस उपलब्धि तक पहुँचने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर गोवा उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्णकालिक कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य मिजोरम है, जिसने यहाँ पर गोवा से पहले कार्यात्मक साक्षरता मानदंड पूरा कर लिया है। क्या होगा, मिजोरम होगा, है ना। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से पहला सही दूसरा सही है। सही पूछा है तो 2 योग में करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। इस सम्मेलन में हमारा महासागर हमारा भविष्य तत्काल कार्रवाई के लिए एकजुटता घोषणा को अपनाया गया था। पहला क्या होगा, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसके दौरान इंडोनेशिया और विश्व बैंक ने कोरल बॉन्ड प्रस्तुत किया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से ए और
1 और 2 दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13, हाल ही में खबरों में रहे ऑपरेशन सिंधु के संबंध में विचार करना है। इसे भारत द्वारा ईरान से अपने जो नागरिक है उसको बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था। 13 का क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ईरान में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा के कारण नागरिकों को निकालना आवश्यक हो गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ईरान संघर्ष से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति के बीच भारत ने 18 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था, जिसके तहत ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, तो एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन अधिकार अधिनियम FRA प्रकोष्ठ के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना भारतीय वन अधिनियम 1927 के कार्यान्वयन होता है उसको सुगम बनाने के लिए की जा रही है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के तहत यहाँ पर इसको सुगम बनाने के लिए 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया, मंजूरी की स्थापना दिया। तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, कौन, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय, ना कि यहाँ पर जो वन भारतीय वन अधिनियम 1927 है, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, इनका प्राथमिक उद्देश्य पात्र व्यक्तियों के समुदाय की वन अधिकारों की मान्यता सत्यापन और अधिकार को सुदृढ़ करना। सेकेंड बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि ये प्रकोष्ठ विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी के लिए यहाँ पर वन अधिकारों की मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायक सिद्ध होंगे। सेकेंड बात सर करेक्ट है, पहली बात गलत होगी। सही पूछा तो केवल 2 बी। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 15 देखते हैं। वर्ष 2025 में खोजे जाने वाले एक्सोप्लैनेट TOI 6894b के संबंध में विचार करना है। ये शनि के आकार का एक गैसीय प्लेनेट है जो हमारे सौरमंडल से परे एक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, इस ग्रह के अस्तित्व में कम द्रव्यमान वाले तारों से संबंधित ग्रह निर्माण के जो एक क्रिएशन है मॉडल उसको चुनौती मिली है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। इस ग्रह का अध्ययन मुख्य रूप से नासा के ट्रांजिटिंग जो एक्सोप्लैनेट है उसके सर्वे सैटेलाइट और चिली यहाँ पर स्थित यूरोपीय जो दक्षिण वेधशाला है उसके द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, ना कि यहाँ पर नासा के जेम्स वेब के टेलीस्कोप डेटा उसको, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 2 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर विचार करना है। अधिनियमित संविधान ऐतिहासिक प्रथाओं के माध्यम से विकसित होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्रमिक रूप से विकसित होने वाले जो संविधान है इसको रीति रिवाजों की परंपराओं और जो न्यायिक निर्णय होते हैं उससे वैधता प्राप्त होती है, जबकि अधिनियमित संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा या संवैधानिक जो भी समय उसके द्वारा निर्मित के साथ अपनाया जाता है। सेकेंड बात, संविधानवाद का आशय असीमित विधायी संप्रभुता से होता है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधानवाद का आशय होता है कि सरकार द्वारा शक्तियों का प्रयोग करके विधिक सीमाओं के तहत किया जाए और इसको जवाबदेहिता शक्ति का जो पृथक्करण है और मूल अधिकार है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये सिद्धांत असीमित और जो विधायी संप्रभुता होती है उसके विचार के विपरीत होता है। ये बात गलत होगी। तीसरी, भारत और ब्रिटिश संविधान लिखित संविधान के उदाहरण है। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान लिखित एवं संहिताबद्ध दस्तावेज है, जबकि यहाँ पर ब्रिटेन संविधान संहिताबद्ध केवल है, संहिताबद्ध है ना, लिखित नहीं है। और जो विधि है परंपराएं हैं न्यायिक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर ऐतिहासिक चार्ट्स पर आधारित है, जहाँ पे ये भी बात गलत होगी। तीनों बातें गलत हैं। 16 का आंसर सही पूछा तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। पहला क्या होगा, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये भी बात क्या होगी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। भारतीय संसदीय प्रणाली अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष शामिल होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत, इसके अपोजिट जो अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली, इसके तहत राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होने के साथ वास्तविक कार्यपालिका और भूमिका में शामिल होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से या निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ए आंसर इसका आंसर होगा। निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विचार करना है। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। पहला क्या होगा, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, गणराज शब्द का तात्पर्य राज के वंशानुगत प्रमुख से होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि गणराज का आशय ऐसी शासन व्यवस्था होता है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। भारत अपने निर्वाचित राष्ट्रपति के माध्यम से इस आदर्श का पालन करता है, तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात, प्रस्तावना विधानमंडल की शक्ति का स्रोत होता है।
तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना मूल्य का एक सार होता है, लेकिन ये वैधानिक शक्तियों या सीमाओं का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं होता है। ये संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या में सहायक है, लेकिन स्वयं शक्ति का स्रोत नहीं है। अगला चौथा स्टेटमेंट है, प्रस्तावना में आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। चौथी बात यहाँ से गलत, क्योंकि प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, उसकी स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, जबकि आर्थिक और सामाजिक पहलू न्याय शब्द के अंतर्गत आते हैं, ना कि स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो गलत हो जाएगा, सभी गलत है। मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ से सिर्फ सही था, बाकी आपके सही, ऊपर के सभी गलत है। ठीक है, तो आंसर 18 का ई करेक्ट हो जाएगा, मतलब केवल एक बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, किसी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की सहमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, सही है। संविधान में यह प्रावधान है कि इससे प्रभावित राज्य विधानमंडल में अपनी सहमति देनी होगी। सेकंड बात होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसका दृष्टिकोण जानने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन इसमें विधानमंडल की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और संसद राज्य की सहमति के बिना भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। केवल एक सही है, ये यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, अनुच्छेद 21 में सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार शामिल है। पहला क्या होगा, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, 42वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तीसरी बात यहाँ से सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे भाग 3 से हटा दिया गया था। अब अनुच्छेद 301 में भाग 12 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बनाया गया, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो 20 का आंसर ए सही है। 21, राजनीति निदेशक जो है उसके तथ्य को लेकर विचार करना। डीपीएसपी में पर्यावरण संरक्षण को 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। पहला क्या होगा, 21 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी। पहली बात गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डीपीएसपी में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 48 के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, ना कि 44वें संविधान संशोधन। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में यह निर्णय दिया गया था कि मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है। ये क्या होगा, ये बात यहाँ से सही है। अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को संपूर्ण भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। 2 और 3 करेक्ट है। आंसर पूछा है क्या 21 का सही होगा, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। यहाँ से 2 3 सही है। 22, मूल कर्तव्यों के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको 22 को। पहले यहाँ से इन्हीं 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है, और आगे चलकर जो संसद ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस संख्या को 10 कर दिया गया था। इसके उल्लंघन पर दंड लगाने संबंधी यहाँ पर जो समिति उसका प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया था। तो ये सेकंड बात भी गलत है भाई। इसका आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि कोई सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से 23 की जो रहेगी ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात है सभी संविधान संशोधन विधेयक के लिए कम से कम आधे राज्यों का जो अनुमोदन उसकी आवश्यकता होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जो केवल कुछ ही संघीय प्रावधानों में, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ या विधायी शक्तियों का जो वितरण होता है उसको प्रभावित करने के लिए जो उद्देश्य होते हैं उसको कम से कम आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा को अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सभी विधान जो संशोधन है इसको लेकर के आप राष्ट्रपति पर लागू नहीं होगा, तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है, ए 23 का आंसर हो जाएगा। 24, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है। सेकंड बात भी करेक्ट है। भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही हैं। 24 का आंसर सी, यहाँ से सभी 3 करेक्ट है। 25, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य के विषयों पर विधि निर्माण किया जा सकता है।
पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सही है। राज्यसभा द्वारा संसद को राज्य के विषय पर विधि निर्माण हेतु अधिकृत किया जा सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल जो 249 है इसमें राज्यसभा की अपने जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उसको 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसके माध्यम से संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल करने के किसी विषय को लेकर निर्माण शक्ति प्राप्त होती है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरी बात देखते हैं, संसद में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के क्रम में राज्य सूची शामिल किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीनों बातें सही। आंसर 25 का सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 26 है, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में विचार करना है। विधान परिषद का अस्तित्व प्रत्येक राज्य को दिया गया संवैधानिक अधिकार है। पहली बात क्या होगी? 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषदें संवैधानिक रूप से गारंटीकृत निकाय नहीं है और संरचनात्मक रूप से राज्यसभा से भिन्न है। विधान परिषद राज्य का उच्च सदन या द्वितीय सदन होता है। ठीक है, पहली बात गलत होगी। अनुच्छेद 169 में संसद द्वारा पारित विधि के तहत विधान परिषद के गठन या अनुमोदन की अनुमति दी गई है। सेकेंड बात करेक्ट है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के समान होता है। ये बात यहाँ से गलत, क्योंकि विधानसभा का सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है ना। और यहाँ पर जबकि विधान परिषद का सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर निर्वाचित होते हैं। ठीक है, याद रखना है। विधान परिषद की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या का यहाँ पर 1/3 होनी चाहिए और न्यूनतम 40। तो आंसर क्या होगा? तीसरा भी गलत होगा और पहला ऊपर से गलत था, सिर्फ दूसरा यहाँ से करेक्ट है। तो 26 का आंसर क्या होगा? केवल 2 यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार संविधान के अंतर्गत संहिताबद्ध हैं। पहली बात क्या होगी? 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को संविधान में संहिताबद्ध नहीं किया गया। हालांकि अनुच्छेद 194 का 3 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के क्रम में विधि निर्माण किया जा सकता है। पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात, राज्य विधानमंडल के किसी सदन द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन हेतु दंडित करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्य विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर 28 का हो जाएगा ये साधारण विधेयक। साधारण विधेयक ये किसी भी सदन में द्विसदनी राज्यों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके पारित होने के नियम अनुच्छेद 196-97 में दिए गए और विधान परिषद के पास विलंब करने की शक्ति होती है, वीटो की शक्ति नहीं। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 73वें संविधान संशोधन के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 और 11वीं सूची शामिल किया गया था। पहला क्या होगा? 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जिससे 12वीं सूची नहीं बल्कि यहाँ पर जो भाग 9 वो 11वीं सूची को यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत हुआ है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरी बात, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन सभी राज्यों के लिए अनिवार्य प्रावधान है, जिसमें 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य शामिल होते हैं। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 243 जो बी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रावधान है कि जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं, कितना 20 लाख से अधिक नहीं, उनके मध्यवर्ती अन्य जो स्तर में अनिवार्य नहीं होंगे। ऐसे में राज्यों केवल द्विसदनी प्रणाली को लेकर के कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कम जनसंख्या के कारण सिक्किम, गोवा, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में मध्यवर्ती स्तर को लागू नहीं किया गया था, याद रखना है। तो बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, अभी और देखते हैं एक और स्टेटमेंट है, संविधान के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किया जा सकता है। ये भी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 29 का बी, मतलब केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान की 11वीं सूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट रूप से सम्मिलित कर रहा है? आंसर हो जाएगा 30 का। देखो, इसमें से पहला क्या बोला है? पहला बोला है यहाँ से तकनीकी शिक्षा, ये क्या स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं है, ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी। उसके बाद क्योंकि तकनीकी शिक्षा को 11वीं सूची के स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया, ये उच्च स्तरीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आती है और पंचायत की जिम्मेदारी के अंतर्गत नहीं आएगी, ये बात गलत हो जाएगी। अगला दूसरा क्या बोला है?
लघु वन उपज, पुस्तकालय और लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, ये सभी यहाँ पर क्या इसमें सम्मिलित हैं। तो 2, 3, 4 क्या होगा इसका आंसर होगा, मतलब बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, पंचायत अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत बताना है आपको। ये संपूर्ण भारत में अनुसूचित जनजाति के सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होता है। पहली बात क्या होगी, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पेशा कानून केवल 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, ये सभी ग्रामीण जनजाति बहुल क्षेत्रों पर नहीं। ठीक है, ये भौगोलिक रूप से विशिष्ट और समुदाय विशिष्ट नहीं है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा परामर्श किया जाना चाहिए। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, राज्य विधानमंडल को पेशा के कार्यान्वयन के लिए विधि निर्माण का अधिकार होता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। चौथा, पेशा अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित सभी राज्य स्तरीय विधान पर यहाँ पर अधिभावी होगा। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पेशा स्वतः यहाँ पर सभी कानून पर अधिभावी नहीं होता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य अपने पंचायती राज जो अधिनियम है उसके साथ कितनी अच्छी तरह से संरेखित करते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आंसर इसका 31 का बी। 2 स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, कौन कौन से, एक तो दूसरा और एक तीसरा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की है। आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर यहाँ से ML सिंघवी समिति, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, पंचायती राज संस्थाओं वित्त संबंध में आपको विचार करना है। 11वें वित्त आयोग ने पहली बार पंचायतों का प्रत्यक्ष वित्तीय व्यवस्था वित्तीय सहायता देने की अनुशंसा की है। पहली बात क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 33 का यहाँ से ये करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात है, अनुच्छेद 243H 243H में राज्य विधानमंडल को पंचायतों के वित्त संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी, पंचायतों के वित्त समीक्षा के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में गठन किया जाता है। ठीक है, ये बात गलत होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। 34, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत विचार करना है। इसने संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243P से 243Z तक शामिल है। क्या होगा, पहला 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय में चाहे उनकी जनसंख्या कितनी भी हो, एक नगर पालिका का गठन का अनिवार्य कर दिया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि देखो नगर पालिकाओं की स्थापना शहरी जो स्वरूप है उसके आकार और राजस्व जो राज्य विधानमंडल है उसके द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर करता है। प्रत्येक जिला मुख्यालय एक नगर पालिका होना अनिवार्य नहीं है, इसका निर्णय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तीसरी बात है, स्थानीय जो शहरी थे उसके निकाय कार्यात्मक क्षेत्र में परिभाषित करने के लिए 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। चौथी बात, इसमें महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था, किंतु अनुसूचित जनजाति और जाति के जो आरक्षण था उसको राज्य विधानमंडल पर विशेष पर विभाग पर छोड़ा गया था। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह बात गलत होगा, आंसर होगा क्या होगा, तीसरा, और यहाँ से पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 2 बातें करेक्ट हैं, तीसरा और पहला है ना, तो 34 का आंसर डी। 35 निम्नलिखित पर विचार करना है। बंदरगांव और यहाँ पर बंदरगाह क्षेत्रों से प्रशासन के संबंध में संसद के लिए विधि के अंतर्गत एक पत्र न्यास का गठन किया जाता है। पहला क्या होगा, 35 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, इसमें बोला है किसी छोटे शहर के प्रशासन के लिए राज्य की विधि के लिए अंतर्गत शहरी क्षेत्र में समिति का गठन किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी सही है। तीसरी बात, जिन क्षेत्रों में सैन्य कर्मी तैनात होते हैं वहाँ नगर पालिका के प्रशासन के लिए एक केंद्रीय विधि तहत छावनी बोर्ड की स्थापना की जाती है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर पूछा सही कौन सा को, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 36 है, केंद्रीय स्थानीय स्वशासन जो है उसके संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत एक सलाहकारी निकाय के रूप में की गई है। पहला क्या होगा, पहली बात सही है। दूसरा, वर्तमान में इसकी अध्यक्षता आवासन और शहरी कार्यों के मंत्री करते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरा है, इसकी कार्य ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज मामलों तक ही सीमित होगी। तीसरी बात से गलत, क्योंकि 1958 से पहले ये परिषद यहाँ पर ग्रामीण स्थानीय शासन दोनों को देखती थी, परंतु उसके बाद से इसका कार्यक्षेत्र केवल शहरी स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था। ये बात गलत हो जाएगी,
ओनली 1 2 करेक्ट है। 36 का आंसर सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर यहाँ से स्थानीय जो यहाँ पर निकाय हैं, सभी स्थानीय निकाय, उसके बारे में विचार करना है। नगर पालिका राज्य विधानमंडल की अनुमति के बिना नगर की जो स्वतंत्र रूप से कराधान कर सकते हैं। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत में नगर पालिकाओं को वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। केवल वे उस सीमा तक कराधान कर सकते हैं जिस सीमा पर राज्य विधानमंडल उन्हें कानून द्वारा अधिकार प्रदान करते हैं। तो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। सेकेंड बात क्या है, भारत में अधिकांश नगर पालिकाओं के लिए संपत्ति कर आयकर का एक प्रमुख स्रोत होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के नगर पालिकाओं हैं उसके राजस्व के सृजन संबंधी शक्तियाँ प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया था। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इसको अनिवार्य नहीं किया गया था। नगर पालिकाओं के यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यहाँ पर जो योजनाएं उसके तथा वित्त आयोग के अनुदानों से यहाँ पर निधि प्राप्त करती हैं। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा दूसरा, और चौथा यहाँ से इसका सही है। तो आंसर ए यहाँ से इसका जो होगा 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित पर विचार करना है। नगर पालिकाओं के कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों का विनियमन पूर्णतः शहरी जो स्थानीय निकाय उसके द्वारा ही किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिकाओं के पास अपनी कार्मिक संरचनाओं पर विशिष्ट नियंत्रण नहीं होता है। विशेष रूप से लघु स्तरीय नगर पालिकाओं में भर्ती और यहाँ पर सेवा शर्तों की आमतौर पर राज्य की विधि द्वारा जो निरीक्षण के अधीन होती है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः इनके द्वारा यहाँ पर जो शर्तों द्वारा यहाँ पर शामिल या शासित नहीं होता है। पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात यहाँ से 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243(v) या 243(5) के अंतर्गत नगर पालिका संवर्ग का गठन अनिवार्य कर दिया गया। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका ये गलत है, क्योंकि हालांकि जो आर्टिकल 243 का 5 है, ठीक है, इसमें नगर पालिकाओं के सदस्यों की योग्यता से संबंधित है, लेकिन पृथक नगर पालिकाओं के संवर्ग जो होते हैं उसके बनाने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। ये राज्य की नीति के जो विवेकाधिकार यहाँ पर उसमें रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा, 38 का पूछा है, सही कौन सा है, तो कोई सही नहीं है। 39, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। लोक लेखा समिति की स्थापना भारत के शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। पहला क्या होगा, पहले यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य हो सकता है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया के नियम जो है रूल्स उसके तहत कोई मंत्री जो पीएससी या लोक लेखा समिति इसका सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। लोक लेखा समिति केवल सार्वजनिक उपक्रम पर कैग जो है उसके प्रतिवेदन की जांच करती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पीएससी है, पीएससी मतलब यहाँ पर लोक लेखा जो समिति है ये विनियोग खाते और यहाँ पर वित्त खाते हैं उसके समिति के रूप में यहाँ पर आवंटित खाते को छोड़कर उसकी ही जांच करती है, ठीक है। ये अपने प्रतिवेदन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है और फिर उन्हें संसद के समक्ष रखती है। यहाँ से भी गलत हो गया। पूछे गलत कौन सा है, तो 2 और 3 दो बातें यहाँ से गलत हैं। 40, सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में विचार करना है। सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक उपक्रम पर कैग के प्रतिवेदन की जाँच कर सकती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये सार्वजनिक उपक्रम के लिए सरकार द्वारा जो किए गए नीतिगत यहाँ पर आवंटन होती है उसके मामले की जांच कर सकती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। तीसरी बात, इसका गठन सर्वप्रथम 1964 में 22 सदस्यों के साथ किया गया था, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा थे। ये बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3 बात सही है, तो ए करेक्ट आंसर है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41, विभागीय स्थायी समितियां के बारे में विचार करना है। किसी मंत्री को किसी डीआरएससी मतलब जो विभागीय स्थायी समिति होती है उसके सदस्य के रूप में नामित नहीं किया सकता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, डीआरएससी दैनंदिन के प्रशासन से जुड़े मामले और वर्तमान जो न्यायालय है उसके समक्ष लंबित विषय की जांच कर सकती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर डीआरएससी जो दैनिक के जो प्रशासन होते हैं उससे जुड़े मामले में लंबित जो मुद्दे होते हैं उसके यहाँ पर विचारार्थ विषय की जाँच करने से स्पष्ट रूप से प्रबंधित किया गया है, इसको गलत हो जाएगा ये। तीसरी बात है, प्रत्येक डीआरएससी में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा और 11 राज्यसभा से होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा सही पूछा तो केवल एक 41 का आंसर ए यहाँ से सही है। 42, निम्नलिखित पर विचार करना है। किसी केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके प्रशासन के किसी राज्य के राज्यपाल की भांति संवैधानिक प्रमुख रूप में काम करता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर
संघ शासित प्रदेश में प्रशासक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि अभिकर्ता एजेंट होते हैं और राज्यपाल जैसे संवैधानिक प्रमुख नहीं होते। उसके कार्य राष्ट्रपति के निर्देशानुसार संपादित किए जाते हैं। सेकेंड बात है, राज्यपाल यहाँ पर नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भले ही यहाँ पर उसमें विधानमंडल हो, सदस्य राज्य सूची में शामिल विषय पर विधि निर्माण कर सकते हैं। सेकेंड बात सही है। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में जम्मू कश्मीर की तरह यहाँ पर एक विधानमंडल है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि लद्दाख में विधायिका नहीं है, इसका प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर केवल 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। पहला बात क्या होगी? करेक्ट है। दूसरा 239 ए दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के लिए यहाँ पर एक स्थानीय विधानमंडल मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 239 ए जो होता है, ये जो होता है वो दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है और 239 जो ए है ये पुडुचेरी के यहाँ पर स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है, ना कि दिल्ली के लिए। तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के मानदंड के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा मानदंड जनजातीय जनसंख्या की अधिकता, सघनता, आर्थिक पिछड़ापन आदि यहाँ पर प्रशासनिक जो आधारित उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं उसकी शांति के सुशासन के लिए नियमावली बना सकते हैं, जिसमें क्या अनुसूचित जनजाति के बीच हस्तांतरण प्रतिबंध करना शामिल होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है। तीसरी बात, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों में अनुसूचित क्षेत्र और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग को नियुक्त करना आवश्यक होता है। तीसरी बात जो होगी यहाँ से ये क्या होगी? ये स्टेटमेंट इसका तीसरा वाला स्टेटमेंट इसका यहाँ से गलत होगा। ठीक है, तीसरा भी यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो राष्ट्रपति है किसी भी समय अनुसूचित क्षेत्र जनजाति के प्रशासन पर आयोग नियुक्त कर सकता है, लेकिन संविधान के प्रारंभ के 10 वर्षों के बाद ये नियुक्ति अनिवार्य होती है। ठीक है, तीनों बातें गलत हैं। आंसर डी, कोई सही नहीं है। 45, भारत के संविधान की 6ठी सूची के संबंध में विचार करना है। 6ठी सूची में सभी पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्त जिले का प्रावधान किया गया। पहली बात क्या है? गलत है क्योंकि 6ठी सूची में प्रावधान केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होता है, सभी पूर्वोत्तर राज्यों पर नहीं। यदि किसी स्वायत्त जिले में विभिन्न जो जनजाति निवास करती हैं तो राज्यपाल उस जिले में स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, 6ठी सूची जो होती है उसके अंतर्गत जिला परिषदें राज्यपाल की सहमति से अधीन भूमि विवाह और सामाजिक रीति रिवाज जैसे कानून बना सकता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 2 करेक्ट है। 45 का क्या हो जाएगा? 45 का जो आंसर होगा ये ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है 45 का। 46 यहाँ से निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, देखते हैं 46 में। पहला बोला है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना द्वितीय न्यायाधीश मामले द्वारा की गई थी और बाद में 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा इसे प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। 99 संविधान संशोधन 2014 है ना, तो यहाँ से 2014 में द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था बोला था। ये बात गलत है क्योंकि इसको प्रतिस्थापन करने का प्रयास किया गया था। सेकेंड बात है अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आम पर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। पहली बात गलत थी, दूसरी बात यहाँ से सही है। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात यहाँ से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की, ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही थे, तो ए यहाँ से आंसर हो गया 46 का। 47 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद को हटाने के संबंध में विचार करना है। हटाए जाने के आधार सिद्ध कदाचार और असमर्थता जैसे कि अनुच्छेद 124(4) में उपबंधित है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। लोकसभा मामले में हटाए जाने के प्रस्ताव 50 सदस्यों पर हस्ताक्षर होना चाहिए। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, गलत हो गया। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, हटाए जाने की प्रक्रिया न्यायाधीश की जांच अधिनियम 1967 में निर्धारित की गई है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। 1, 3, 4 सही है, आंसर बी। 48 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। अनुच्छेद
131 के अंतर्गत मूल अधिकार में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद भी शामिल है। पहला क्या होगा, 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 131 में केंद्र राज्य के जो बीच है विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल अधिकार जो क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर्राज्यीय नदी विवाद को लेकर के इसमें बाहर रखा गया है। ठीक है। सेकेंड बात, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि जस्ट अपोजिट बात बता रही है। तीसरी बात, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति द्वारा अपील भारत के किसी भी न्यायालय में न्यायाधिकरण में की जा सकती है जिसमें सैन्य न्यायालय शामिल ना हो। ये बात करेक्ट है, क्योंकि 136 में आर्टिकल में बताई गई ये बात। आंसर क्या होगा, 48 का आंसर हो जाएगा। केवल एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, कौन सी, तीसरी वाली। तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट नंबर चौथा है मेंटरशिप का दृष्टि है इसका, इसमें मैंने 48 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बचे कितने, इधर से बचे आपके 49 और 50, यहाँ से लेकर के 100 तक, मतलब आप कह सकते हो 49 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 2 में कवर कराऊंगा ये। ठीक है, अभी जितना हो गया इतने क्वेश्चन को आपको कवर करना है। साथ में जाके जितने भी यहाँ पर टॉपिक आए, जैसे जो लाइन बाय लाइन यहाँ पर टॉपिक दिखे हैं, आर्टिकल दिखे हैं, ठीक है, कुछ बात बताएगी, तो वो जाके आपको डीप में पढ़ना है। ठीक है, बाकी मेंटरशिप में स्टार्ट करने वालों कल से कुछ टॉपिक मैं आपको वहाँ शेयर करूँगा। ठीक है, वहाँ भी आपको टॉपिक पढ़ना है और उसके आंसर लिख के आपको डिपॉजिट भी करना है। ठीक है, तो जुड़ जाना है। टेलीग्राम से भी मेंटरशिप कल स्टार्ट होने वाला है, एकदम फ्री है, कोई आपको चार्जेस नहीं देने, कोई पैसे पे नहीं करना है। ठीक है, आपको टॉपिक दिए जाएंगे, टॉपिक के हिसाब से कुछ करंट दी जाएगी, राइट, और यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन भी लिखने को दिए जाएंगे। ठीक है, एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।